नमस्कार जंटू में स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर है, हम बात करेंगे राजस्थान में 22वें मुख्यमंत्री के रूप में तीसरी बार अशोक गहलोत ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। तो चलिए हम आज चर्चा करेंगे। शपथ ग्रहण समारोह में अशोक गहलोत मुख्यमंत्री की शपथ ली और कैबिनेट मंत्री के रूप में सचिन पायलट ने शपथ ली। बाद में अविनाश पांडे ने उन्हें उप मुख्यमंत्री के रूप में डिक्लेयर किया। लेकिन यह एक बड़ी तस्वीर जो नजर आ रही थी, 12 दलों के नेता मंच पे नजर आए जो 2019 की एक तस्वीर पेश करते हैं। तो चलिए यही आज का हमारा मजमून है, हम आपको दिखाते हैं हमारा मजमून और उसके बाद हमारे पैनलिस्ट हमारे साथ जुड़ रहे हैं, चर्चा करेंगे उनसे। देश के 3 राज्यों में कांग्रेस की सरकार आने के बाद कांग्रेस एक नए जोश के साथ लबरेज है। ये उत्साह कांग्रेस के तीनों राज्यों में मुख्यमंत्री पद को लेकर हुए शपथ ग्रहण समारोह में भी नजर आया। जयपुर, भोपाल और रायपुर इसके गवाह बने, जहां कांग्रेस के मुख्यमंत्रियों ने शपथ तो ली ही, लेकिन ये मंच 2019 में देश के बदलते राजनीतिक स्वरूप के गवाह भी बने, जहां कांग्रेस ने इन शपथ ग्रहण समारोहों के माध्यम से विपक्ष और महागठबंधन की एकजुटता को दर्शाया। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के हालिया विधानसभा चुनावों में बीजेपी को पटखनी देने के बाद कांग्रेस अध्यक्ष राहुल यहां विपक्षी एकजुटता की धुरी बनते हुए नजर आए। वहीं दूसरे विपक्षी दलों के आला नेताओं की शिरकत ने बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ व्यापक गठबंधन से जुड़ी कांग्रेस की उम्मीदों को पर लगाने का काम किया। हालांकि इस शपथ ग्रहण समारोह में उत्तर प्रदेश के 2 दिग्गज नेता अखिलेश यादव और मायावती नदारद दिखे। मई महीने में कर्नाटक में कांग्रेस और जद-एस गठबंधन सरकार के शपथ ग्रहण कार्यक्रम के बाद यह दूसरा मौका था जब विपक्षी दलों के नेता इस तरह से एक मंच पर नजर आए। 2019 के होने वाले लोकसभा के चुनावी रण में कांग्रेस इस विपक्षी पार्टियों के महागठबंधन के साथ मैदान में उतरने की पूरी तैयारी में है। 3 राज्यों में जीत से कांग्रेस उत्साहित है। वहीं राहुल गांधी के कद में भी इजाफा हुआ है। लेकिन विपक्षी दलों के कई नेता 2019 के लोकसभा चुनावों में विपक्षी गठबंधन की ओर से किसी का नाम प्रधानमंत्री पद के लिए नामित किए जाने के खिलाफ लगते हैं। डीएमके नेता स्टालिन द्वारा प्रधानमंत्री पद के लिए राहुल गांधी की पैरवी से कई विपक्षी नेता सहमत नहीं हैं। ऐसे में यह भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस इस महागठबंधन को कैसे एक धागे में पिरोकर रख पाती है, या फिर ये एकता चुनाव से पहले बिखरती हुई नजर आ सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी न्यूज। तो चलिए, आपने देखा 3 जगह कांग्रेस की सरकार, और जयपुर के अल्बर्ट हॉल से जो सिलसिला शुरू हुआ विपक्ष एकता का, वो रायपुर तक चला। बड़ा सवाल लेकिन यहां पे एक होगा कि मायावती अखिलेश समारोह में क्यों नहीं पहुंचे, क्योंकि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का काफी जोर है, जहां 80 सीट हैं पार्लियामेंट के। 2019 को लेकर के इस अवसर को जमकर के बुनाया जाने की पूरी कोशिश की गई थी। विपक्ष एकता का एक मैसेज जा सके कि वर्तमान एनडीए गवर्नमेंट के खिलाफ विपक्ष एकजुट है, एक मैसेज देने की कोशिश की गई थी। लेकिन ममता बनर्जी, मायावती और अखिलेश समारोह से दूर है। हालांकि अखिलेश ने ट्वीट के जरिए बताया है कि वो निजी कार्य में व्यस्तता के कारण नहीं पहुंचे, लेकिन राजेश कुमार उनकी ओर से उनके रिप्रेजेंटेटिव के नाते समारोह में हिस्सा लेने पहुंचे थे। चलिए हम चर्चा शुरू करेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार श्याम सुंदर शर्मा साहब हैं, राजस्थान प्रदेश कांग्रेस के सचिव सुशील आसोपा साहब हमारे साथ में हैं, अशोक सिंह जी भाजपा नेता हमारे साथ हैं। सभी का स्वागत है। श्याम जी, ये तो बात ठीक है कि मुख्यमंत्री पद की शपथ या किसी मंत्री पद की शपथ निश्चित रूप से प्रदेश के लिए उन कार्यकर्ताओं के लिए एक खास क्षण होते हैं जो देखना चाहते हैं अपने नेता को इस रूप में। लेकिन यह जो शपथ है पार्लियामेंट इलेक्शन से 4 से 5 महीने पहले हुई है, उसके कई मायने भी हैं, और पहले से ही ऐसा लग रहा था कि विपक्ष एकता का संदेश इस शपथ ग्रहण समारोह के जरिए दिया जाएगा। क्या आपको लग रहा है कि वो मैसेज जा पाया? देखिए, जिस जोश खरोश के साथ मुख्यमंत्री जी शपथ के एक दिन पहले बोल रहे थे कि मैंने सारे विपक्षी दलों को
के नेताओं को आग्रह किया, निमंत्रित किया है कि शपथ ग्रहण समारोह में आकर के आए। लेकिन जब आज देखने को मिला कि बहुत सारे बड़े नेता नहीं आ पाए, अब उनके अलग अलग कारण 12 दलों के नेता आज यहाँ पहुंचे 12 दलों के आए, लेकिन अलग अलग कारण बताए गए, इन कारणों से पहुंचे नहीं। ये स्पष्ट है कि आप देखिए कि अधिकांश एकता के सूत्र बनने की जब नेताओं की बात आई तो ये तीनों चारों नेता अधिकांश जगह पे मिले नहीं, दिखते नहीं है, गायब भी रहते हैं। तो इसका मतलब है कि अभी तक इनको कांग्रेस के प्रति जिस प्रकार का आव भाव और जिस प्रकार का समझौता आंतरिक रूप से होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है। लेकिन अखिलेश ने अपना प्रतिनिधि भेज करके, क्योंकि सबसे बड़ा सवाल उत्तर प्रदेश में होगा। आपको पता है अखिलेश ने तो प्रतिनिधि हनुमान बेनीवाल के यहाँ भी भेजा था, आपको याद हो। वो संजय सिंह आए थे, उनके मंत्री के रूप संजय सिंह लाटा आए थे। तो प्रतिनिधि और खुद का आना एक अलग बात देता है कि प्रतिनिधि भेज देने से सारी चीजें पूरी होती नहीं। यहाँ तो सबसे बड़ी बात ये कि इनके एक मुख्यमंत्री जो कि वो भी नहीं आ पाए, क्योंकि वो तो अशोक गहलोत जी के खास मित्र भी कहलाते हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री तक नहीं आ पाए, केवल सिद्धू रह गए आकर के, क्योंकि पंजाब के मुख्यमंत्री को यहाँ पर आना चाहिए था, क्योंकि वो खास थे, वो उनके भी थे। अब उनका भी क्या कारण रहा पता नहीं, मुझे नहीं कह सकते। मायावती का नहीं आना, मायावती तो कोशिश हो रही थी कि मायावती अब वैसे तो कह रही है मैं शामिल होना चाहती हूँ, लेकिन अभी तक क्योंकि तारतम्य नहीं बैठ पाया, अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया। राजस्थान में ही अगर तारतम्य बैठता होता तो वो 12 सीट ले जाती 6 की जगह, और कांग्रेस की जो सीटें कम देखने को मिल रही थी अधिक भी बढ़ सकती थी। ये सारी बातें हुई है। श्याम जी, मैं लौटूंगा आपके पास, में लौटूंगा। सुशील आसोपा साहब हमारे साथ में है। सुशील जी, देखिए ये क्षण वैसे होते हैं कि पार्टी स्तर पे अतिथियों को बुलाया जाता है, क्योंकि जीवन में ऐसा वक्त कम होता है कि जब आप प्रदेश के मुखिया, एक कैबिनेट मंत्री के रूप में अगर बनते हैं, पार्टी के नेता बनते हैं, तो प्रदेश के सभी कार्यकर्ताओं से खुशी की एक लहर होती है। श्याम जी, एक सवाल जो था, क्योंकि एक मैसेज भी था कि विपक्ष एकजुटता का संदेश यहां से दिया जा सकता है। हालांकि काफी पार्टियां, 1 दर्जन पार्टियां इस मौके पे मौजूद रही, उनके मुखिया मौजूद रहे, उनकी पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव्स मौजूद रहे, लेकिन श्याम जी को लगता है कि वो बड़े चेहरे जिससे एक मैसेज आना चाहिए था, ममता बनर्जी हो या मायावती हो या अखिलेश हो, क्योंकि ये तस्वीर कर्नाटक में दिखाई दे रही थी, वो लोग नहीं आ पाए। देखिए, कई 3-4 प्रश्न में एक एक करके। कर्नाटक में तो उस समय ताजा बसपा और जेडीएस का समझौता था। पॉलिटिकल सिचुएशन ऐसी बनी कि बीजेपी बहुमत ले नहीं सकती थी, और हमने उनके मुख्यमंत्री को सपोर्ट किया और सरकार बनाई, तो वो उस रूप में मायावती जी का रहा। तो ये आप ये हमेशा से देखिए, यूपीए का जो गठबंधन था सपा बसपा, उसमें उस रूप में 2004 से 14 तक शामिल नहीं थी, बाहर से समर्थन दे रही थी। अब नरेंद्र मोदी जी का जो उभार हुआ राष्ट्र के पटल पे, क्योंकि उस समय की जो सरकारें थी, वाजपेयी जी और अडवाणी जी का अलग एक दौर था, अब उसमें सबकी एक कोशिश है कि सब एक प्लेटफॉर्म पे आ जाएं और समझौता करके, और नरेंद्र मोदी जी की जो सरकार अलोकप्रियता की ओर तेजी से बढ़ रही है, नोटबंदी, जीएसटी के कारण बढ़ती बेरोजगारी, किसान बेहाली और राफेल के भ्रष्टाचार से बिल्कुल अलोकप्रिय हो गई है, तो उसको सत्ता से बेदखल करके और लोकतांत्रिक धर्मनिरपेक्ष सरकार स्थापित करने के लिए सब अंदर अंदर काम चल रहा है। जिस रूप में अभी आप देख रहे हो, देखिए यूपीए के सब घटक दल, शरद पवार के साथ महाराष्ट्र में गठबंधन होगा, राजद के साथ वहां बिहार में होगा, शिबू सोरेन के साथ वहां झारखंड में होगा, डीएमके के साथ तमिलनाडु में होगा, जेडीएस के साथ कर्नाटक में होगा, बचा आंध्रा में इनके साथ होगा, तेलुगु देशम पार्टी के साथ, तो बचा क्या, लगभग हो गया। गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान बाइपोलर है, कांग्रेस वर्सेस बीजेपी है, हिमाचल, हरियाणा और दिल्ली को छोड़ दीजिए आप। तो यूपी का एक मसला है जो आपको, यूपी और बंगाल का जो मसला है वो आपको चिंतित कर रहा है। आप हमारी चिंता के अंदर शरीक हो रहे हो, बड़ा धन्यवाद है आपका। तो वो भी उस रूप में कहीं न कहीं यूपी की राजनीति एक अलग तरीके की राजनीति है कि तो आपको लग रहा है कि विपक्ष एकजुटता का जो मैसेज जाना चाहिए वो चला गया, वो चला गया। चलिए अशोक सिंह जी, आपके पास आना चाहूंगा। देखिए, बिखरा हुआ था विपक्ष 2014 में, कोशिशें बहुत की गई थी, कमल मोरारका, शरद यादव, नीतीश कुमार, इन लोगों ने पहल भी बहुत की थी, लेकिन वो बैठ नहीं पाया। लेकिन अभी हर समारोह में ऐसे में विपक्ष एकजुटता का मैसेज दिया जाता है, वो चाहे कर्नाटक का रहा हो, चाहे राजस्थान का रहा हो, जब भी कुछ ऐसे अवसर मिलते हैं तो इस बात को भुनाने की पूरी कोशिश की जाती है।
दावा है कांग्रेस का, उनके सहयोगियों का, कि 2019 मोदी के लिए सहज नहीं है। देखो, सबसे बड़ी बात है, जैसे जैसे चुनाव आते हैं, 2013 के अंदर देख लीजिए, 2014 के अंदर देख लीजिए, जो आप महागठबंधन की बात करें, जो यूपीए में थे, वही अधिकांश घटक दल हैं। कुछ दल को छोड़कर बाकी की वो जितने सारे घटक हैं। जहां तक राजनीति की बात आती है, राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में देखी जाती है, तो आप देखिए कि जिस प्रकार से ये मैनिफेस्टो में लेके आए, जनता वो देख रही थी, आप मुख्यमंत्री बनाइए और हमारे जो किसानों की जो आपने मांग की थी कि हम आपका कर्ज माफ करेंगे, वो देखिए जनता को सामने आप देखिए किस प्रकार से 3 दिन तक किस प्रकार से अराजकता राजस्थान में रही। फिर भी कोई बात नहीं, राजस्थान का मुखिया बना, मुख्यमंत्री बने और वो आए। राजस्थान की जनता देख रही है कि आपको आप कितने दिनों के अंदर आप कर्ज माफी कर देंगे, उसके लिए क्या प्रोसीजर करेंगे। आज उनसे पूछा गया तो अशोक गहलोत जी ने कहा कि जिस प्रकार से हम देखेंगे क्या प्रक्रिया होती है, क्या नहीं होती है। मतलब उत्साह था कि 10 दिन के लिए आप क्या करेंगे, 10 दिन की बात उन्होंने नहीं कही है। जहां तक वर्तमान की बात आती है, महागठबंधन की आती है, ये एक ध्रुवीकरण की राजनीति का फायदा लेने के लिए महागठबंधन बन रहा है, एक व्यक्तिगत राजनीति के लिए बन रहा है, जो ये करना चाहते हैं और जो पहले भी ये करते थे। जिस प्रकार से ममता बनर्जी इनके साथ नहीं देना चाहती, आपके देखिए मायावती जी नहीं आना चाहती, आपके मुलायम सिंह जी आते हैं नहीं आना चाहते, एक उनको दल को साथ भेज देते हैं। तो इससे साफ होती है कि ये व्यक्तिगत रूप से एक ध्रुवीकरण की राजनीति से फायदा लेना चाहते हैं। ये नहीं बताना चाहते कि हम जिस गठबंधन में बैठेंगे तो हम क्या राजस्थान की हिसाब से पूरे इंडिया के अंदर। अशोक जी, एक मेरा छोटा सा सवाल है, विपक्ष एकजुटता की बात की जा रही है, इसमें ध्रुवीकरण कैसे होगा? हाँ, यही तो बात आती है, कैसे होगा ध्रुवीकरण? राजनीतिक लाभ उठाने के लिए जो बात करते हैं, जो एक धार्मिक सांप्रदायिक तक की बात करते हैं, और उसमें देखा जाता है कि किस प्रकार से आप ध्रुवीकरण की बात, ये कहते हैं कि सर्कुलर वादी एक है, जो लोग आगे हैं भारतीय जनता पार्टी और उनके साथ जो सहयोगी दल आ रहे हैं, वो एक किस प्रकार की अराजकता फैला रहे हैं। अराजकता फैलाने का काम कौन कर रहा है? जो कॉन्स्टिट्यूशन जो संस्थाएं हैं उन पर आघात कौन लगा रहा है? आज वर्तमान में कांग्रेस संगठन लगा रही है। यदि वो चुनाव जीत जाते हैं तो ईवीएम को धन्यवाद देते हैं, हारते हैं तो ईवीएम पर लगाने की कोशिश करते हैं। यदि चुनाव आयोग के पास में जाते हैं तो चुनाव आयोग के बारे में आप ये कहते हैं। सर, हम कहां जा रहे हैं? कहता हूं अशोक जी, बात कर रहा हूं। अशोक जी, सर एक बात सुनिए, आप मेरा सवाल मैं दोहरा देता हूं, आप डाइवर्ट ना हो, मैं पूरा वक्त दे रहा हूं आपको। मैं सिर्फ यह कहना चाह रहा हूं कि जयपुर के अल्बर्ट हॉल से एक मैसेज देने की कोशिश की कांग्रेस ने कि 12 दल वहां बुला करके, और वो 12 दल चाहे वो तमिलनाडु आंध्र प्रदेश के हों, चाहे कर्नाटक के हों या महाराष्ट्र के हों, ये बड़े दल भी हैं, और समाजवादी पार्टी ने अपना रिप्रेजेंटेटिव भेजा है, फारूक अब्दुल्ला इसमें मौजूद रहे, कई ऐसे दिग्गज 12 दलों के नेता इसमें मौजूद रहे। बिहार के नेता यहां पे मौजूद थे, चाहे जीतन राम जी हो, चाहे तेजस्वी यादव हो, झारखंड के नेता मौजूद थे। तो यहां सवाल यह है कि विपक्ष एकजुटता का मैसेज दिया गया, कांग्रेस का दावा है कि बिल्कुल हमारा मैसेज सफल रहा, ये अभी आपने सुना। और अगर यह सफल रहता है, सीटों का अगर आकलन करके हम देखते हैं तो एक आधे पार्ट से ज्यादा चला जाता है इस गठबंधन का। तो ऐसे में मोदी साहब के लिए 2019, जिसमें विपक्ष एकजुटता के नाते एक दीवार बनना चाहता है और रोकना चाहता है, मैं उस पर जवाब चाहता हूं आपसे। देखो कि महागठबंधन कितना ही कर ले, चाहे जो एनडीए का जो गठबंधन है और भारतीय जनता पार्टी है, वो भारतीय जनता पार्टी जिसका महागठबंधन बना रहे हैं, जो एक व्यक्ति के लिए हो रहा है और कुछ को आपके प्रधानमंत्री का प्रोजेक्ट करने के लिए बात आ रही है, तो वहां सबसे बड़ा बात आएगी, क्या राहुल गांधी जी के प्रधानमंत्री बनने की बात को क्या स्वीकार कर लेगा महागठबंधन, या उन्हीं क्षेत्रीय दलों के अंदर जो कुछ कहेंगे कि साहब हमारा प्रधानमंत्री का ये चेहरा होगा। जहां तक ये सवाल आता है, इन सवालों के जवाब के लिए आप महागठबंधन इनसे पहले भी प्रश्न पूछ रहा था और अभी भी प्रश्न पूछ रहा है। एक सेरेमनी में आना और उसमें एक महागठबंधन का एक स्वरूप देना, एक उसकी एक संरचना एक अलग हो सकती है। जिस प्रकार से इनका टिकटों का वितरण की बात आएगी, जब पता पड़ेगा कि कौन सा दल किसके साथ है। मेन बड़ी बात यह आती है कि कौन सा दल किसके साथ है, यदि उसके साथ। लेकिन अशोक सिंह जी, अगर ये गठबंधन की तस्वीर बनी रहती है तो कुछ मुश्किल हो सकती है। नहीं, भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई मुश्किल नहीं रहेगी। जिस प्रकार से आप देख लीजिए कि यूपी के अंदर आप देखेंगे तो यूपी के अंदर आप बहुत परसेंटेज देखिए, भारतीय जनता पार्टी का 45% के लगभग आपका वोट परसेंट है, और जो अचीवमेंट हो रहा है और हर बार की रूप में बढ़ रहा है। ये हम कह रहे चाह रहे हैं, कितना भी महागठबंधन कर ले, लेकिन जनता ये जानती है कि महागठबंधन से कुछ नहीं होगा। कि जो जिस प्रकार से हमने जो विकास की योजना जो लेके आए, उन योजनाओं का आप देखिए क्रियान्वयन कैसे होता है जी। चलिए सुशील आसोपा जी जवाब देंगे इस बात का कि हम गठबंधन कितना मजबूत हो, कैसा भी हो, सबसे पहले तो गठबंधन बनना ही नहीं है, क्योंकि इनके अपने अपने हित हैं। उन हितों में
वो स्ट्रक्चर बैठ पाता है कि नहीं बैठ पाता है, टिकटों का बंटवारा, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन टिकटों का बंटवारा और ये सब चीजें तो दोनों ही तरफ, चाहे वो एनडीए हो चाहे यूपी हो, सभी को सामना करना पड़ेगा। खैर ये पार्टियों की अपनी एक बात है, लेकिन विकास जो करा रहे हैं, जो दावा किया जा रहा है बीजेपी की ओर से कि कितना गठबंधन कर ले, इसका जवाब हम विकास से देंगे। आसोपा साहब, बहुत अच्छी चर्चा हो रही है। मैं इनको ये समझाने की कोशिश करूंगा अशोक भाई को कि देखिए, जो अलग अलग राज्यों से जो हमारे साथ हैं, हम सब साथ हैं, हर राज्य में वो भाजपा के खिलाफ है। आप ध्रुवीकरण, इसलिए आपका ध्रुवीकरण का आरोप इसलिए मैं गलत मानता हूं कि देवेगौड़ा की पार्टी कर्नाटक में आपके खिलाफ है, डीएमके की पार्टी आपके वहां खिलाफ है, तमिलनाडु में शरद पवार वहां खिलाफ है, नेशनल कॉन्फ्रेंस खिलाफ है, सपा बसपा और ममता का आप हमारे लिए बात कर रहे हो कि हमारे साथ कैसे होगा नहीं होगा, उसकी चिंता आप न करो, पर वो मोदी के खिलाफ है, वो भाजपा के खिलाफ है। ये प्रमुख सूत्र है नंबर 1। नंबर 2, और उसकी जिम्मेदारी वो निभाएंगे जब मौका आएगा। नंबर 2, आप ध्रुवीकरण की बात कहते हो, आज मोदी और शाह के खिलाफ ध्रुवीकरण क्यों नहीं हो? इसलिए हो कि देश की सभी संस्थाओं को उन्होंने कमजोर कर दिया, नंबर 1। नंबर 2, वो एज ए व्यक्ति उन्होंने अपनी कैबिनेट से नहीं पूछा, नोटबंदी जैसा देश की जनता को प्रहार करने वाला निर्णय लिया, एकदम ऐसे जैसे पोपाबाई निर्णय लेती थी, बनते हैं वो बलशाली, और कितने लोग मारे गए, पूरी अर्थव्यवस्था चरमरा गई, किसान कर्ज में था और गर्त में चला गया, और इन्वेस्टमेंट आपका रिड्यूस हो गया। जीएसटी, आप जनता पे टैक्स बढ़ा रहे हो, रात के 12 बजे सेलिब्रेट कर रहे हो जैसे कोई देश आजाद हो गया। इस तरह का ये जो इनकी जो तानाशाही सोच, एक मसीहा की जो बनाई, पॉलिटिकल लीडर की तरह बिहेव करते अगर नरेंद्र मोदी और मसीहा की तरह बिहेव नहीं करते तो आज उनकी दुर्गति नहीं होती। राफेल का घोटाला का आरोप व्यक्तिगत उन पर है कि अंबानी को उन्होंने प्रोटेक्ट किया, और रक्षा मंत्री पर नहीं है। देखिए, क्वेश्चन केवल मोदी पर उठ रहा है। और सुप्रीम कोर्ट में आप संस्थाओं की बात कर रहे हो, हमने संस्थाएं, सुप्रीम कोर्ट में 70 साल में कभी भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने गलत बयानी नहीं की, जो गैर जिम्मेदारापूर्ण गलत बयानी की है। सीएजी और पीएससी की रिपोर्ट्स को उल्लेख कर दिया, लेकिन गठबंधन गठबंधन का प्लेटफॉर्म इन मुद्दों पे कहीं एकजुट हो पाएगा? हो रहा है। देखिए, राफेल का आरोप सब विपक्षी नेता लगा रहे हैं। हाँ, राहुल गांधी जी उसकी लीड ले रहे हैं, क्योंकि राहुल गांधी जी अपना कर्तव्य का निर्वहन कर रहे हैं, मजबूती से कर रहे हैं। हर बिंदु पर वापस दूसरे दिन बात कहते हैं कि आप ये, और आरोप भी राहुल गांधी जी पर लगा रहे हैं बीजेपी वाले, और किसी को टारगेट नहीं कर रहे हैं, पर उससे हमें फर्क नहीं पड़ता। 3 राज्यों में जो हिंदी पट्टी में इनकी दुर्गति हुई है, इनके जो बुरे दिन शुरू हुए हैं, ये निश्चित रूप से मई 2019 में बुरे दिनों की वाली। लेकिन बुरे से अच्छे दिन भी तो आते हैं। आप लोगों के तो बुरे दिनों की शुरुआत राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ से हुई थी। मैं सही, हालांकि राजस्थान में आपकी सरकार थी, वहां सरकार नहीं थी। नहीं, मैं ये तो वापस आपको रिटर्न गिफ्ट हुई है 3 सरकारों के साथ। अच्छे दिन इसी से कहते हैं। मैं एज ए इंडिविजुअल, हाँ, मैं एज ए इंडिविजुअल नरेंद्र मोदी जी के अच्छे दिनों का इंतजार करते करते थक गया हूं। वो अच्छे दिन पता नहीं कब आएंगे। एक उदाहरण दे रहा हूं, मेरे मोबाइल में वीडियो है, आधा मिनट का। उन्होंने, देखिए, आज अब इन्होंने हमारे को 10 दिन हुए, मतलब आज सरकार ने शपथ ली है, बेचैन हो रहे। कटारिया जी परसों से चिल्ला रहे हैं, है ना, अपने 100 दिन का। सर बात सुनिए, 100 दिन में काला धन ला करके 15 लाख वाले जुमले को छोड़ भी दें तो एक इंटरव्यू में ऑथेंटिकली नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि जो टैक्स भरते हैं तनख्वाह प्राप्त करने वाले, उनका तो वो तो बेचारे चोरी भी नहीं कर सकते, उनका तो सोर्स पे कट जाता है। मैं जो काला धन 100 दिन में लाऊंगा, वो उसका 10 से 20% उन वेतनधारियों को जरूर दूंगा। मैं तो पेंशनधारी हूं, उस पैसे का इंतजार आज तक कर रहा हूं। क्या बात है साहब, आज आपने पहली बार अपनी उस तकलीफ को शेयर किया है। आपको भी इंतजार है 10-20% में अगर कुछ आएगा। चलिए, वाह वाह वाह, क्या बात है। किन्नों की जहां फसल फार्म हाउस से हो रहे, उसकी 4 दीवारी जरूर लग जाएगी उन पैसों से आपके। एक बार आऊंगा मैं श्याम जी आपके पास में। नरेंद्र मोदी के खिलाफ ये एकजुट गठबंधन है या कांग्रेस की नीतियों से प्रभावित होकर के एकजुट हो रहे हैं? देखिएगा कि ये अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए एकजुट हो रहे हैं। इनको ना कांग्रेस से लेना देना, ना किसी से लेना देना। ये खुद कैसे सुरक्षित रह सकते हैं, खुद कैसे आगे बढ़ सकते हैं। आगे गठबंधन हुआ था, उसका क्या हाल हुआ? गठबंधन में कई बार कई स्थितियां ऐसी होती कि यदि एक पार्टी स्ट्रॉन्गेस्ट नहीं होती है, जब उसके पास शासन करने का
तंत्र मजबूत नहीं होता, उसकी सीटें बराबर की नहीं होती है, तो फिर वो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता है। पहली बार चढ़ा वो, क्योंकि उसकी कार्रवाई करने की स्थिति नहीं बन पाती। मनमोहन सिंह जी चाहते हुए भी कोई कार्रवाई नहीं कर पाए, चुप रहना पड़ा, बहुत सारी चीजें हुई और बदनामी के सिर साथ में आ गया। तो कांग्रेस मजबूत आए, कांग्रेस को ऐसी स्थिति नहीं रही कि बहुत किसी की बैसाखियों का बहुत बड़ा सहारा लेकर के चलना पड़े, क्योंकि आज नरेंद्र मोदी बैसाखियों के सहारे पे तो नहीं है, दिखावे की बैसाखी है उनके पास भी 32 करीब संगठन है, एक 2 2 3 3 4 4 सीटों वाले हैं। तो वो गठबंधन करके एनडीए को बना के चलने का प्रयास करते हैं कि आने वाले समय में हो सकता हो कि मुझे जरूरत पड़े और वो उसको तोड़ने का निर्णय लेंगे। अब ये राहुल गांधी का विश्वास जीत करके गठबंधन पूरी तरह से मजबूती से धरातल पे उतर पाएगा, नहीं उतर पाएगा, अभी भी संशय बना हुआ है, क्योंकि मायावती है, आपके ममता बनर्जी हैं या अखिलेश है, तीनों बड़े दल के नेता हैं। अब ये राहुल गांधी को प्रधानमंत्री के रूप में स्वीकार करते हैं नहीं करते, ये एक प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है, क्योंकि कुछ नेताओं के साथ स्थिति यह है कि मायावती भी चाहती है कि वो प्रधानमंत्री बने, अब सपा में भी कोशिश होती है कि मुलायम सिंह आ जाए कि वो बने। तो ये चीजें अलग अलग तरह की, ममता बनर्जी तो खुद ही पहले से थी, क्योंकि वो कांग्रेस की मूलतः कांग्रेस की है, कांग्रेस को तोड़ करके वहां गई है। तो ऐसी स्थिति में कांग्रेस के पक्ष में आप ये जो 3 बड़े दल हैं जिसमें की सीटें भी काफी होती है, अब कोशिश तो हुई है कि भाई राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ जब कांग्रेस के पास आ गया और एक पंजाब पहले से है, तो ये एक मजबूती के साथ खड़े होने की स्थिति में तो आए, क्योंकि देखिएगा कि 25 राजस्थान की, 29 करीब उसकी और 65 करीब सीटों के अंदर में अब इनको अच्छी सीटें मिलने की स्थिति बन सकती है, क्योंकि कांग्रेस इन्हीं के सारे आगे बढ़ने का प्रयास करेगी। तो लोकसभा में जो आज स्थिति इनको प्रतिपक्ष के दल के रूप में वो नहीं मिल पाया था मान्यता, अब कोशिश ये तो होगी, मान्यता तो मिलने की स्थिति में है, लेकिन मजबूती के साथ आएंगे तो हो सकता हो कि 2019 मोदी के लिए बड़ी चुनौती का विषय बन जाए। जी, अभी भी आपको चुनौती नहीं लग रही है अगर एकजुट होते हैं तो भी? देखिएगा, एकजुट हो नहीं पा रहे हैं, क्या कोशिश हो रही है, लेकिन कोशिश के अनुसार अपने अपने राज्यों में वो कांग्रेस को एडजस्ट नहीं कर पा रहे, कांग्रेस का समर्थन नहीं ले पा रहे, कांग्रेस के साथ चुनाव लड़ने की स्थिति नहीं बन रही। यही सबसे बड़ी विडंबना का स्थिति बनी कई जगह पर है कि वो चाहते हैं कि कांग्रेस साथ मिलकर के चुनाव लड़े, नहीं हो पा रहा कांग्रेस। ये थोड़ी सी स्थिति लगी हुई है, क्योंकि पहले सपा ने कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ा तो बाहर हो गई पूरी की पूरी, तो संशय का विषय बना हुआ। अब क्या इस तरह से गठबंधन होगा, क्या होगा, एक अलग भविष्य की राजनीति। श्याम जी, मैं लौटूंगा आप लोगों के पास में। गठबंधन की संभावनाएं, उन पे कुछ सवाल उठ रहे हैं कि सबसे बड़ी बात यह है कि जब बड़प्पन, बड़ा दिल, गठबंधन में सारी चीजों की आवश्यकता होती है। अब कौन बड़ा दिल दिखाएगा, कौन प्रधानमंत्री की दौड़ में है, कौन नहीं है, कौन कंप्रोमाइज करेगा कि चलिए कोई एक चेहरा होगा लेकिन हम एकजुटता के साथ में करेंगे। वो अगर सरकार भी बनती है तो उसका भविष्य क्या होगा, ये तमाम जो चीजें हैं इसको लेकर के चर्चा करेंगे और एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। भेजा है ना इनको। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं खास खबर। बात कर रहे हैं अशोक गहलोत, सचिन पायलट की शपथ ग्रहण और उसमें झलकी प्रतिपक्ष की एकजुटता की। आसोपा साहब, अभी आप बात कर रहे थे मुख्य प्रधानमंत्री को लेकर, कई चीजें जो हैं उसको लेकर के गतिरोध गहरा सकता है। अभी श्याम जी भी कह रहे थे, अशोक जी कह रहे थे कि अभी तो देखते जाइए गठबंधन का नजरिया क्या रहता है, गठबंधन का मजमून तो सामने आने दीजिए। लेकिन आपका दावा यह है जो आपने पहले कहा कि नरेंद्र मोदी के खिलाफ क्या कोई व्यक्ति के खिलाफ कोई संस्था, ऑर्गेनाइजेशन एकजुट हो सकते हैं? कि पहली बात तो यह कि श्याम जी भाई साहब कुछ बातें उठा रहे थे, कुछ शक जाहिर कर रहे थे कि भाई वो सपा नहीं आई, बसपा नहीं आई, या वो हमारे अमरिंदर सिंह जी नहीं आए। तो मैं उसको इस रूप में निवेदन करता हूं, मैं पहले कहा भी था कि सपा हो, बसपा हो या ममता हो, तीनों ही भाजपा के खिलाफ हैं और वो अपनी जिम्मेदारी को निभाएंगे। चौथी बात श्याम जी भाई साहब ने चेहरे को लेके कही, तो आप याद करिए 2004 में वाजपेयी थे, इंडिया शाइनिंग था, प्रमोद महाजन का बड़ा जबरदस्त प्रचार तंत्र था,
तब तो कोई चेहरा नहीं था। लेकिन जब जनता जब इस पे आ जाती है, बेसिकली आप जो प्रश्न पूछ रहे हैं वो सोनिया गांधी था, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में नहीं होना चाहिए। चेहरा तो सोनिया गांधी था पहले भी, नहीं, यूपी की चेयरपर्सन थी, पर डिक्लेयर नहीं थी कि वो प्रधानमंत्री होंगी। मैं निवेदन ये कर रहा हूं कि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में ऐसा नहीं होना चाहिए कि नरेंद्र मोदी का विरोध हो या राहुल गांधी जी का विरोध हो या XYZ का विरोध हो। वो जो तोड़ा है सिस्टम, वो नरेंद्र मोदी जी ने तोड़ा है। प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बने तो निश्चित रूप से जिम्मेवारी भी फिर उनको ही लेनी पड़ेगी ना। कोई मुद्दा हो, नोटबंदी हो, जिम्मेदारी उनको लेनी पड़ेगी। GST हो, उनको लेनी पड़ेगी। बढ़ती अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, आज एम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो 3-4% घट गई है। उसका महागठबंधन के परिणामों पे असर होगा ना सर उस पे असर होगा, बताऊंगा आपका, उस पे असर होगा। मैं बता रहा हूँ, दूसरा कोई बात नहीं, आप जरूर बताइएगा, मैंने तो टोका नहीं, जरूर बताइएगा। एम्प्लॉयमेंट रेट 4% घट गई, अनएम्प्लॉयमेंट रेट इंडिया की 7% क्रॉस कर गई है आज की डेट में CMI की रिपोर्ट में। और 13.7 है नहीं, यहाँ की तो 13.7 है। राजस्थान चिंता करोगे आप? सर अब करेंगे, हम करेंगे पर देश की 7 क्रॉस कर रही है। दूसरा मैं ये कह रहा हूँ, राफेल पे प्रधानमंत्री चुप है, सुप्रीम कोर्ट को ये कर दिया, प्रधानमंत्री के अप्रूवल के बिना सुप्रीम कोर्ट में कुछ गया नहीं है। सुप्रीम कोर्ट भी CBI का झगड़ा हो रहा है, मतलब मोदी जी चलाते हैं। CBI का झगड़ा हो रहा है, RBI का झगड़ा हो रहा है। RBI का जो, मैं आपको एक छोटा सा बताऊं, मैं उबर वाला, मेरा सारा टाइम आप ले लीजिएगा, मैं एग्जांपल दे देना चाहता हूं। उबर का एक ड्राइवर, उसको उसने पूछा जी आप जैकेट वाले हो? मैंने कहा हाँ। नेता हो? मैंने हाँ। किस पार्टी के हो? मैंने कहा भाई पार्टी का क्या करना है आप बताओ, आपसे पूछना चाहता हूं। तो उसने मेरे से कह दिया, परीक्षा लेने के बाद बोला जी इनसे तो RBI का गवर्नर ही नहीं संभला, खुद ही लाए थे और वो छोड़ गया, पैसे का कुछ झंझट है कि देश खतरे में है। वो मतलब एक बात समझिए, उनके पास उबर वाला भी देखे आपके मुताबिक ही मिला? नहीं, मुझे नहीं मिला, मैं तो उसका नंबर है मेरे पास जी, मेरे रिकॉर्ड में है। हाँ। पिछले 7 दिनों में जो उबर वाले हैं सबसे कांटेक्ट करके मैं ले आऊंगा, उसको चेहरे से जानता हूं। मैं कहना यह चाहता हूं, देश की संस्थाओं पे आक्रमण व्यक्ति ने किया। क्यों? कि आपने कहा कि प्रधानमंत्री मुझे बनाओ, चौकीदार मुझे बनाओ। अब वो चोर निकल गया अलग बात है। तो कहने का मतलब ये है कि इसलिए मोदी के विरोध में सारे लोग हो रहे हैं। आपने प्रश्न पूछा कि मोदी के विरोध में क्यों हो, इसलिए हम कह रहे हैं। लेकिन एक बात मैं निवेदन करना चाहूंगा सभी से, मैं सर, चोर डकैत ये एटलीस्ट मीडिया के मंच से नहीं कहना चाहिए। आप लोगों के सार्वजनिक मंच जो होते हैं पार्टियों के, आप उनसे कुछ भी कहें। क्षमा चाहता हूं जी, आपकी चैनल पे मुझे नहीं कहना चाहिए, मैं किसी जनसभा में कह दूंगा, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। लेकिन आज गली गली में बात हो रही है ना, ये कहना चाह रहा हूं। तो आप ही करा रहे हो, दूसरा तो कोई करा नहीं रहा। हम करा रहे हैं तो लोग मान रहे हैं ना, ये परिणाम दिखा रहे हैं ना। ये आकर के कांग्रेस की कौन विधवा है, कैसी बातें बोली थी, आप उसको सपोर्ट करते हो? राहुल गांधी भी माफी मांगी है। मुझे मैं कहता हूं राजनीति एक इंस्टीट्यूट है अशोक जी, पॉलिटिक्स एक इंस्टीट्यूट है। और मेरे को लगता है कि जिस तरह से यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस, IIT या फिर MBA इंस्टीट्यूट जैसे हैं, उसी तरह से पॉलिटिक्स भी एक इंस्टीट्यूट है और आदर्श के रूप में देखा जाना चाहिए। हमारी नई पीढ़ी देखिए, इससे पहले के लोगों का आप पार्लियामेंट्रियंस रहे हैं, आप उनके आचार विचार सभाएं आप सुनिए, उन लोगों को कभी ऐसे स्थिति में नहीं गए कि किसी के लिए सार्वजनिक मंच से कुछ भी कहा जा सके। वो बातें क्या करते थे जो सामने वाले से मेरे कान अच्छे लगते हैं, जो सुनने को कानों को जो अच्छा लगे, हमें जुबान को भी वो होना चाहिए कि सामने के कान वालों को भी अच्छा वो ही लगेगा। तो मुझे लगता है कि जो गिरावट आई है, ये तो आप लोगों को रोकना है कि अगर इंस्टीट्यूट्स का इसी तरह से हादसे पे धकेलते ले जाएंगे तो मुझे लगता है कि बड़ा मन विचलित होगा, आप लोगों का भी होगा, हमारा भी होगा। तो ये तो भाषा का ध्यान रखना चाहिए, चाहे सोनिया गांधी के प्रति हो, चाहे नरेंद्र मोदी के प्रति हो या किसी और नेता के प्रति हो, भाषा का प्रयोग एक अच्छा होना चाहिए। हमारा तो बस यही कहना है। अशोक जी, आपके पास आना चाहूंगा। एकजुटता के लिए एक बात कांग्रेस लगातार कह रही है कि यह आवश्यकता एक समय की है और यह भी दावा कांग्रेस की ओर से किया जा रहा है कि देश के संवैधानिक संस्थाओं को बचाना है तो एक मूवमेंट, हमारा एक आंदोलन है, इसमें सबको शामिल होना चाहिए। अभी मैं ट्विटर पे देख रहा था, राहुल गांधी 2 दिन पहले यही बात कह करके जा रहे थे। जब उनसे पूछा गया कि विपक्ष एकता की आप बात कर रहे हैं, आधार क्या है, तब उन्होंने कहा कि भाई कांग्रेस अपनी एक आइडियोलॉजी है। अगर आप लोगों को लगता है कि संस्थाओं को बचाने में कांग्रेस के मूवमेंट का साथ देना चाहिए तो आप लोगों को आगे आना चाहिए। तो इनका लवोलुभाव यही है कि वर्तमान सरकार
खासे पे धकेल रही है संवैधानिक संस्थाओं को, चाहे सीबीआई हो, चाहे आरबीआई हो, पार्लियामेंट हो या फिर सुप्रीम कोर्ट हो। यह आरोप कांग्रेस का है, हमारा नहीं है। जी अशोक जी, सबसे बड़ी बात तो ये आती है कि कांग्रेस की कोई फेवर में हो जाए तो वो संस्था बहुत अच्छी है, यदि उनके अगेंस्ट में कुछ भी हो जाए तो वो संस्था खराब है। चाहे सीबीआई के बारे में तोता जो शब्द कहा तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा, और सुप्रीम कोर्ट में जितने मैटर आप लोगों ने बिल्लियां लड़वा दी है, वो आपको कह रहा हूं, तोता जो शब्द कहा तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा। और जहां तक आती है, आप देखिए संवैधानिक जो संस्थाएं हैं, संवैधानिक संस्थाओं का सबको सम्मान करना चाहिए, और वो संवैधानिक संस्थाओं का सम्मान नहीं करेंगे तो पार्लियामेंट्री की जो होती है लोकतंत्र का एक पिलर है, उस पिलर को आपको धराशायी कर दोगे। आपको गुमराह नहीं करना चाहिए, गुमराह नहीं करना चाहिए ना। गुमराह देखो, गुमराह की बात आप छोड़िए, कौन करता है? आप लोगों ने गुमराह, आप लोगों ने राफेल के अंदर जाकर आपने राफेल में ही तो किया है, सुप्रीम कोर्ट को आपने आना दिया है, सुप्रीम कोर्ट को हाजिर करी है। सर आपने लिखा है ना, कहा लिखा है? आप क्या कह रहे हो? एप्लीकेशन दिया आपने, आप लोगों को ही नहीं पता कि फैक्ट्स क्या है क्या नहीं। आपने आपके तो 4-4 पिटीशन करी थी, आपके वकीलों ने फाइल की, आपके वकील है, आपके वकीलों को नहीं पता कि कैसे हुई है। सर आपको ये नहीं पता दिया है, आपको हमने दिया है कि ये आपको रिप्लाई कॉपी दिया, करेक्शन करो, कॉपी को आपको चेक करना चाहिए करेक्शन में क्या मिस्टेक है क्या नहीं है। आपने कुछ नहीं कहा, उसमें रिव्यू पिटीशन लगाई तो आपने कहा आपको पता नहीं है। आप ये बताइए, आप तो बताइए प्राइस के बारे में, प्राइस के बारे में वेबसाइट के बारे में उन्होंने मना कर दिया, हर चीज के लिए मना कर दिया। जैसा कुछ आप झूठ बोलो, आपके बिना पैर का आदमी खड़ा नहीं सकता, तो वो चल नहीं सकता। नेता इस प्रकार के क्या है, करो आप क्या कह रहे हैं? आप बताइए, आप ये बताइए कि आपकी 4 याचिकाएं थी सुप्रीम कोर्ट में, क्यों नहीं थे? आम आदमी पार्टी आप लोग उसका सपोर्ट कर रहे थे, बार-बार में कह रहे थे सुप्रीम कोर्ट आ जाएगा, हम होंगे। आपका लोगों ने कहा सुप्रीम कोर्ट से कहा कि हमें रिकॉर्ड देगा, रिकॉर्ड दे रहे थे। आपके कौन दे रहा था? आपके कौन सो रहे थे? आपने रहे कि नहीं दिखा? उसमें रिप्लाई क्या हो रहा था? आपको कॉपी नहीं, रविशंकर सो रहा था क्या? आप तो सामने आ सकते हो। सुप्रीम रविशंकर तबला बजा रहा था क्या? रविशंकर तबला बजा रहा था? भाषा मैं नहीं बोल सकता, आप तबला बजा रहे थे क्या? नरेंद्र मोदी से मंच कौन भी थे? आप जब आप मंच की भाषा बोलते हैं, कंडम तो आपको प्रधानमंत्री की गरिमा की माफी मांगो ना, उसको आपने एक चोर जैसा शब्द पैसे कहा चाहिए। चौकीदार के पास देश है, चौकीदार देश है, मतलब ये शुद्ध भाषा आपको शर्म नहीं कर सकती, 30,000 नहीं आ सकती। और इस प्रकार की भाषा का प्रयोग जो कांग्रेस कर रहे हैं यहाँ पर, लिमिटेड जो प्रकार से कर रहे हैं, उससे लगता है कि कहीं भी बहस पर नहीं आना चाहते, उसकी फैक्ट्स पर नहीं आना चाहते। आपके मैं विषय में मैंने कोई नहीं किया आपको, आप गलत तबला दिया है किसी ने। आप बताइए कि आप कोर्ट में आपने तो राम के अस्तित्व को मना कर दिया था, उसमें जाकर के आप लोगों ने क्या बात करोगे आपको? चलिए, लेकिन मैं इतना से जानना चाहता हूं श्याम जी, देखिए अपने अपने दावे हैं और ये बात सही है कि जो आज चर्चाएं हैं अपनी अपनी तरफ से संभावनाओं के आधार पर अशोक जी आऊंगा, आपके पास आऊंगा। देखिए राफेल का बड़ा ही एक टेक्निकल इश्यू फंस चुका है। इसमें टेक्निकल इश्यू यह है कि कांग्रेस का तो लगातार ये दावा है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो अपना डिसीजन सुनाया है वो फैक्ट्स के आधार पर सुनाए हैं। फैक्ट्स गवर्नमेंट की तरफ से एजी की ओर से यह दिए गए कि ये पीएससी का अप्रूवल है। एजी की जो रिपोर्ट आई राफेल को लेकर के वो पीएससी में अप्रूव हुई है और वो रिपोर्ट हम आपको सबमिट कर रहे हैं। कांग्रेस का लेकिन ऑब्जेक्शन यह है कि कब तो सीएजी ने जांच की, वो जांच रिपोर्ट कब पीएससी के पास में आई, और पीएससी के पास में अगर आई है तो एजेंडा बता दीजिए कब आई, किसने सबमिट की। बस वहीं पे आकर के एक पेज फंसा हुआ है। अगर ऐसा हुआ है तो विधिवेताओं का मानना है कि यह एक अवमानना का मामला है कि सुप्रीम कोर्ट में इस तरह का अल्फनामा दायर क्यों किया गया। तो यह एक अलग विषय है अशोक सिंह जी, हम इस पर काफी डिबेट कर चुके हैं, चीजें आएंगी सामने। तो यह एक बड़ा, वैसे अगर सुप्रीम कोर्ट को गुमराह करने के लिए अगर ये चीजें हुई है तो ये भी गलत होगी। श्याम जी आपके पास आऊंगा। देखिए ये जो चर्चाएं कर रहे हैं हमारे दोनों अतिथि, ये निश्चित रूप से 2019 के भाषणों की वो पृष्ठभूमि और स्क्रिप्ट कह सकता हूं जिसके बिंदु हमारे दोनों अतिथि बता रहे हैं। ये कोई सहज नहीं होगा, 2019 में ये मामले उछाले जाएंगे। देखिए योगेंद्र जी, बार बार जो बात हो रही है जी, लेकिन सहयोग इन मुद्दों पे कितना मिल पाएगा कांग्रेस को, ये बड़ी बात है। देखिएगा जिस प्रकार का घटनाक्रम हो रहा है, जैसे आज
हाई कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट ने जो डिसीजन दिया, एक चर्चा का विषय फिर आ गया। मतलब कांग्रेस कहीं कोशिश करती है कि अपनी छवि को सुधारे और वहाँ छवि बिगड़ने की स्थिति कोर्ट के माध्यम से हो जाती है। जैसे राफेल का भी कुछ तरह से कोर्ट के माध्यम से हुआ, लेकिन क्योंकि पीएससी के चेयरमैन खुद स्वयं कह रहे हैं मल्लिकार्जुन कि मेरे सामने कोई चीज आई नहीं, तो वहां एक प्रश्न चिन्ह प्रधानमंत्री जी कह रही है ना, जनवरी में रिपोर्ट प्रधानमंत्री जी के सामने एक प्रश्न चिन्ह लग जाता है कि प्रधानमंत्री जी, क्योंकि आप पार्लियामेंट में केवल आप ही नहीं हो, पार्लियामेंट का सिस्टम है कि पीएससी का चेयरमैन प्रतिपक्ष का है, तो आप और होता है, वो परंपरा है वहां। आप ऐसी चीजों को कोशिश कीजिएगा, क्योंकि अब आपके ऊपर फिर प्रश्न चिन्ह लगा। सुप्रीम कोर्ट ने उन तथ्यों के आधार पर निर्णय किया है जो तथ्य पेश हुए, अब वो तथ्य गलत पेश हो गए तो निर्णय गलत हो गया। एक तरह से निर्णय उन्होंने कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ना तो हम ये कहना चाहते हैं कि इसकी प्रक्रिया क्या थी, इस पे तो डिबेट नहीं की, उन्होंने चारों खत्म जो याचिका थी वो भी रद्द कर दी, निरस्त कर दी, ये कहते हुए कि कोर्ट में इस तरह की चीजें नहीं आनी चाहिए, कोर्ट के लिए नहीं, क्षेत्राधिकार में नहीं है। तो इसलिए आप, क्योंकि वो बहुत बड़ा अलग तरह का मामला है, पार्लियामेंट इस चीज की जगह है जहां पर कि इस पर चर्चा हो सकती है। जेपीसी की मांग आप मान नहीं रहे हो, जेपीसी की मांग मानने का मतलब है कि उसके अंदर उस कमेटी को प्रधानमंत्री को बुला करके भी पूछने का अधिकार होता है, क्योंकि पार्लियामेंट की कमेटी बहुत बड़ी संस्था की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी निभाती है और उसको बाकायदा जुडिशियल तरीके के पावर्स होते हैं, सारी बातें होती हैं। तो क्योंकि अब आपको पता है कि सच्चाई में क्या है, नहीं तो जेपीसी की तो घोषणा कर सकते हैं प्रधानमंत्री जी। अब चर्चा भी करने के लिए कहते हैं कि चर्चा करें, लेकिन चर्चा भी तरीके से नहीं होगी, मेरे को लगता है कि इस पे मुद्दे पे तो ये एक अलग तरह का मुद्दा बन गया है। तो इस मुद्दे को तो क्योंकि 2019 में प्रमुखता से राफेल का मामला कांग्रेस उठाएगी, अब वो प्रतिद्वंदी जो बाकी के लोग, श्याम जी बस आप आ रहे हैं उसी पॉइंट पे आ रहे हैं, लेकिन देखिए क्या होता है कि गठबंधन मिनिमम कॉमन प्रोग्राम लेकर के चलता है, ठीक है साहब, लेकिन प्री अलायंस जो होता है उसका अपना एक एजेंडा होता है सरकार के खिलाफ। क्या ये एजेंडा एक एजेंडा में शामिल हो सकता है जिसका बड़ा बेनिफिट मिल सकता है प्रतिपक्ष को? राफेल वाला एक इश्यू जिसको लगातार कांग्रेस उठा रही है। देखिएगा, राफेल का मुद्दा 2019 का मेन मुद्दा, राम मंदिर और राफेल दोनों ही बनेंगे, लेकिन अब यहाँ पर प्रतिपक्ष के जो लोग, जो दूसरे लोग हैं, वो खुल करके सामने आ पाएंगे नहीं आ पाएंगे, क्योंकि उनके पास बहुत सारी चीजें जांच बहुत सारे कराने के अधिकार केंद्र सरकार के पास होते हैं, तो वो जांच लगा दे किसी के खिलाफ तो चला जाएगा। पहले मायावती समझौता होते होते रह गया, अंदर से क्या हुआ नहीं पता। बहुत सारी चीजें ऐसी है कि केंद्र सरकार अपनी एजेंसियों का सदुपयोग करती है। अभी ये दुरुपयोग का कहते हैं, वो कहते हैं हम सदुपयोग करते हैं। तो ऐसी स्थिति में आने वाला समय 2019 का जो लोकसभा का चुनाव होगा, निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि बहुत सारे निर्णय करेगा, इस देश की भविष्य की राजनीति को तय भी करेगा कि अब आने वाले समय में या तो परिवर्तन होगा या फिर 5 साल के लिए जो मौजूदा सरकार है उसको अधिकार मिलेगा 5 साल का। और तो ये सारी चीजें हैं। अब कांग्रेस कोशिश तो कर रही है, कोशिश में कितनी कामयाब होगी, क्योंकि कामयाबी तो यहाँ पे भी मिल पाती, वो सफलता जिस तरह की मिलनी चाहिए थी, एक छत्तीसगढ़ को छोड़ के दोनों जगह जो सफलता नहीं मिल पाई। मध्य प्रदेश में तो गठबंधन करना ही पड़ा, सपा को लेना पड़ा साथ। यहाँ तो कोशिश की कि जो चाहिए था आंकड़ा बस वहीं तक छू पाए, आगे नहीं बढ़ पाए, नहीं तो यहाँ पे भी गठबंधन करना पड़ता। तो ये बात सही है कि अगर मजबूती के साथ विपक्ष आप भूमिका निभाते तो आप अपनी सीटें यहीं बढ़ा करके दिखा सकते थे प्रतिपक्ष को कि बहुत हम मजबूती के साथ तीनों राज्यों में आ गए, क्योंकि आपके जो गठबंधन के लिए 2019 में तैयार हो रहे वो आपके साथ नहीं आए। यहाँ पर अगर साथ मायावती वगैरह सब साथ आती तो ये स्थिति नहीं बनती, और अच्छी स्थिति हो जाती, क्योंकि चुनाव से पहले गठबंधन जो होता है वो बाद तक कायम रहता है, बाद वाला गठबंधन स्वार्थों की पूर्ति और मतलब के लिए होता है। इसलिए यहाँ अभी भी कांग्रेस को और गंभीर होना पड़ेगा। लेकिन श्याम जी देखिए, कांग्रेस अपनी ओर से पूरी गंभीरता दिखा रही है, दिखाएगी। आपने सही कहा कि आपका आधार जो है गठबंधन का, वो आपकी गंभीरता की एक परख होती है कि किस तरह से आप कितने गंभीर है इस मुद्दे पे। लेकिन मैं यहाँ एक बार वापस आपको लेकर के जाना चाहूंगा। 2018 में, माफ करेगा 2013 में इसी तरह की तस्वीर दिल्ली में 6 दलों की मिल रही थी। उसमें मुलायम सिंह यादव भी थे, लालू यादव भी थे, कमल मोरारका भी थे, नीतीश कुमार भी थे, कांग्रेस भी थी। तब भी कुछ इसी तरह का एक सिलसिला बन रहा था। कांग्रेस, हालांकि बाहर से कांग्रेस के प्रतिनिधि उस मीटिंग में आते नहीं थे, लेकिन एक तैयारी थी कि हम सहयोग में
रह सकते हैं, लेकिन वो बात बनी नहीं, क्योंकि उस वक्त ये भी पता नहीं था कि क्या पोजीशन बनने वाली है 2014 के चुनाव की। तो अभी भी कहीं ऐसा तो नहीं है कि जैसे अखिलेश नहीं आ रहे हैं, मायावती नहीं आ रही, ममता बनर्जी नहीं आ रहे हैं, क्योंकि बड़ा ध्यान चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो उत्तर प्रदेश पे है। उत्तर प्रदेश की सीट 80 है। हाँ, लोकसभा की जब 80 सीटें होगी, जब यहाँ तीनों राज्यों की मिला के 65 बनती है, वहाँ एक ही राज्य की 80 सीटें हैं, तो वहां गठबंधन का सबसे बड़ा उद्देश्य, सबसे बड़ा सिद्धि आपको अगर प्राप्त करनी है तो आपको यूपी में प्राप्त करनी पड़ेगी, और वो भी तीन दल ही हैं। देखिए, सपा आपके साथ पूरी तरीके से मन से आती है क्या, बीएसपी आपके साथ आती है, तीनों ही आरएलडी तो आई गई आपके साथ। आरएलडी का तो आपने यहाँ पे कर ही लिया, वो तो क्योंकि वो उनकी मजबूरी है कि मेरे बेटे को जिता दो और आप करा लो, वो तो आपके साथ समर्पित हो जाएगा पूरी तरीके से। लेकिन सपा और बीएसपी दो बड़े दल है, वो आपके पास एक बार, क्योंकि एक सपा तो आपके साथ चुनाव लड़ चुकी है, उसने देख चुकी है कि क्या स्थिति बनी। अभी भी अब आप अभी आपकी स्थिति में अगर वो तीनों मिलकर के चुनाव लड़ोगे तो निश्चित रूप से चुनौती तो बनेगी। चलिए, मैं आसोपा साहब के पास में जाना चाहूंगा। आसोपा साहब, देखिए, ये बात तो सही है कि कोशिश हर पार्टी करती है। जब नरेंद्र मोदी की एक वेव चल रही थी कि हाँ बिल्कुल साहब, अब तो मोदी, अब की बार मोदी सरकार, एक स्लोगन बच्चे बच्चे की जुबान पे था, उस वक्त भी भाजपा ने अपने अलायंस में, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस जो था, उसको लेकर के, एनडीए को लेकर के कोशिशें की, और तब भी चाहे शिवसेना हो चाहे दूसरी पार्टियां हैं, वो धर्म भी निभाया जब ये मालूम नहीं था। अभी यहां पे दो चीजें हो गई हैं, और मुझे लगता है कि 2019 की जो तस्वीर बनेगी, बिना किसी के अलायंस के मुश्किल है कि कोई एक पार्टी बहुमत में आ सके, बड़ा मुश्किल होगा ये कहना। तो अब तो ये कह सकते हैं कि बीजेपी कांग्रेस से ज्यादा बड़ा वजूद एनडीए और यूपीए का रहेगा। आपको उसी अलायंस के साथ ही चुनाव लड़ना होगा। बड़ा ये अच्छा, बहुत ही गंभीर प्रश्न है, लेकिन एक बात पे हमें गौर करना पड़ेगा कि एनडीए भी अपने आप में छोटे बड़े 20 से ऊपर दल है। हाँ बिल्कुल है। यूपी में भी 3-4 दल, अपना दल और कई लोग हैं, उसमें भी 2 टुकड़े हो गए, तो भी दोनों इनके साथ ही है। इस तरह से है। राजलोज सपा जो है वो कुशवाहा वाली, वो हमारे साथ इधर आ रही है, लेकिन अभी तक इनके साथ थी, तो टूटन इनके यहाँ भी चल रही है। पर मूल जो आपका प्रश्न, जो जिसका आधार ये है कि सपा, बसपा और तृणमूल कांग्रेस, इस बात को हमें समझना होगा कि यूपीए के 10 साल जो चले, उसमें सपा बसपा का बाहर से भी समर्थन था। तो हम 210 सीटें थी हमारी कांग्रेस की अकेले, तब भी बहुत सारे दलों ने समर्थन जारी रखा, और आरजेडी और डीएमके ने पूरी तरह से उसमें रखा, उसको स्टेबल रखा। अब तृणमूल कांग्रेस जो है, वो हमारा उनसे बंगाल में गठबंधन हो या न हो, एक बात कर रहे हैं, क्योंकि लोकल फैक्टर्स कई हैं, सीपीएम और कई, उसके बावजूद वो सबसे ज्यादा और बहुत बड़ा बहुमत लेकर के लोकसभा में आने वाली दिखाई दे रही हैं प्रत्यक्ष रूप से। तो वो एक गठबंधन में किस प्रकार की उनकी चर्चा होगी, आपस में क्या पूरे गठबंधन में वो अपनी भूमिका के रूप में बात होगी, वो तो उस समय डिस्कस होगा, जैसे कि 2004 के बाद डिस्कस हुआ कि किसकी क्या भूमिका रहेगी, कौन सा कितने मंत्री होंगे वगैरह। लेकिन मुझे नहीं लगता है, जैसा मैंने देखा है, क्योंकि बीजेपी देश आजाद होने के बाद पहली बार जनसंघ बीजेपी के नाम से खुद की फुल मेजोरिटी से आई है, तो इस देश का जो ताना बाना है, क्योंकि इनका लोगों को बांटने का जो एजेंडा है उसको कोई पसंद नहीं कर रहा है, उसकी वजह से ये सारे दल अपने धर्म निभाएंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। और सपा बसपा मिलाकर के गोरखपुर, फूलपुर, कैराना, कांग्रेस भी गोरखपुर फूलपुर में लड़ी, लेकिन वहां कांग्रेस के कोई 10-20 हजार वोट आए होंगे। तो इसका मतलब सबको समझ में आया हुआ है कि उत्तर प्रदेश में उनकी जिम्मेवारी क्या है। बिहार में तो क्लियर है कि लालू यादव और ये जो जीतन मांझी और कांग्रेस और कुशवाहा के साथ अगर बैठ जाता है तो वो अपने आप में मेजर फोर्स है। और लालू के साथ जिस प्रकार का अत्याचार जानबूझ के, वो जेल में है तो भी उनके साथ जिस प्रकार का हो रहा है, उससे वहां के लोग भी व्यथित हैं कि भाई ये कोई मतलब सामंतों की, अंग्रेजों की सरकार थोड़ी है कि भाई आप उसके साथ ये व्यवहार कर रहे हो। सजा कोर्ट ने दी है, लेकिन भी आप उनके प्रकार से विक्टिमाइज कर रहे हो, कोर्ट को आप कह रहे हो कि ये एज ए विक्टिमाइज कर रहे हैं। कौन जेल में? मैं ये कह रहा हूं, मैं कोर्ट को नहीं कह रहा दी है, तब कोर्ट ने सजा दी है, कोर्ट को तो समान है भाई।
उसको जेल में विक्टिमाइज कर रहे हो, अंदर है जेल के अंदर अस्पताल का, आप ये कैसा उसका परिभाषा दे रहे हो? समझे नहीं? परिभाषा को आप कोर्ट ने सजा दी है, तब भी आप साहब उनको क्यों दिया? कौन कह रहे हो यार? आप भाषा ये कह रही है, भाषा ये कह रही है, आपकी भाषा ये कह रही है कि आपको जो ट्रेन क्या होता है, ट्रेन से ला सकते थे, उनको ट्रेन में लाओ, ट्रीटमेंट दिया जाए, ट्रेन में लाओ, ट्रीटमेंट दिया जाए। आपको मालूम है, आप देखो मालूम है गवर्नमेंट में कैसे वीआईपी ट्रीटमेंट दिए जाते थे, ट्रेन में जाते हैं, जो सजा जिसको हो रही है, जो जेल में है उसको दिया जाएगा, लेकिन उनको हो रही है। आप तो यदि मरीज होता है, जो सजा जिसको होता है, कैदी होता है, उसके हिसाब से उसके साथ दिया जाएगा। आप जैसे नहीं है कि आप से मिलोगे जाकर के, तो उसको मैं क्या मना कर रहा हूँ। वोट लोग हम क्यों बैठे हैं, जो उसको कोर्ट ने सजा दी है, चार बैठे हैं, आपकी क्या बात कर रहे हैं? मतलब एक मुलजिम को उसका आप बिहार के लोग कर रहे हो, आपकी थेपड़ी थापेंगे। इस लोकतंत्र में इससे बड़ा कुछ नहीं हो सकता। आपकी थेपड़ी थापेंगे बिहार के लोग। चलिए, अपन तो खुश हैं इस वक्त यूपीए को जो गठबंधन का एक सिलसिला चल रहा है। आपको ये लग रहा है अशोक सिंह जी कि ये बिखराव की ओर है, एकजुट नहीं हो पाएंगे, लेकिन कांग्रेस को भरोसा है इससे? देखो, लोकतांत्रिक प्रणाली है जिसके अंदर कोई भी वास्तव में इंडिया में देखा जाए, भारतवर्ष के अंदर देखा जाए तो कुछ सालों से राजनीति हो रही है, एनडीए की, यूपीए की हो रही है। कोई भी दल चाहे उसमें एनडीए में जाए कि किस में जाए, लेकिन उसकी एक विचारधारा, इसका एक विकास का विजन होता है कि किस कारण से हम करें। जहां ने कहा कि वो पप्पू नहीं पप्पा हो गया है, अब अब हमने ये शब्द है, मैंने ये शब्द नहीं कहा, आप करके याद दिला रहे हो, बार बार में खुद कह रहे हैं। आपके अठवाले ने कहा चर्चा, आप 8 वाले क्या चर्चा कर रहे हैं, आप खुद ही उसकी चर्चा कर रहे हैं, मैं चर्चा नहीं कर रहे, आप कह रहे हो 8 वाले क्या है वो? जी वो भूल गए थे, आप उनको याद दिला रहे हैं वापस। मतलब वो भूल गए थे, वो भूल गए थे, अशोक सिंह जी भूल गए थे, फिर याद दिला दिया इन्होंने आपको। मतलब ये है कि किसी प्रकार से रैली में आप किसी प्रकार की जो भाषा का प्रयोग करते हैं, उसके लिए आप माफी नहीं मांगेंगे। माफी आप मांगो। कांग्रेस की कौन विधवा है? आप कहते हो कि सही है, व्यक्तिगत पर आप आ जाओगे। नरेंद्र मोदी माफी मांगे, आपको ये लगता है अशोक सिंह जी, अशोक की जांच कराइए, आपको कौन मतलब सुप्रीम कोर्ट यदि आदेश देता है तो। अशोक सिंह जी, मेरा सवाल जो आपसे था वो, आप खुश हो रहे हैं कि यूपीए के गठबंधन में कौन लोग आएंगे नहीं आएंगे, इनकी आपने जैसे पहले कहा कि स्वार्थ सिद्धि के लिए गठबंधन बना करके आ रहे हैं, वो पूरा नहीं हो पाएगा, लेकिन आपके लिए भी बड़ी चुनौती है। 2019 चुनौती सरकार में आना तो है ही, उसके अलावा एनडीए के कुनबे को संभाल रखना। एक एक करके वो भी जा रहे हैं, कुशवा जा रहे हैं, फिर आपकी सीटों का बंटवारा। आपने कहा कि जब सीटों का बंटवारा होगा तब देखिए रंग क्या चढ़ता है। सीटों के बंटवारे पे तो आकर के दिक्कत आती है। देखो, सीधी सी बात है, जहां तक बिहार में बात आती है कि जेडीयू हमारा उसका दल बना है और उसके अंदर हम उसके अंदर शामिल हुए हैं, तो इसी प्रकार से राजस्थान की बात कर लीजिए। राजस्थान में तो कांग्रेस और बीजेपी आती है, जैसे पंजाब में देख लिया अकाली दल आता है, और जिस प्रकार से अब यूपी में देखिए, यूपी के अंदर किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी इन 3 दलों से किस प्रकार से आप लड़ रही है। कांग्रेस वहां 4थे नंबर पर है, आप बिहार में जाइए, आप वहां बिहार में आप 3रे नंबर पर है। मतलब आपकी स्थिति कैसी है? इन जो हिंदी भाषी देशों में देखिए, आप सिर्फ पंजाब में 3 देशों देखिए आप, बाकी आप स्टेट में आप चले जाइए, इन स्टेटों में आपका कौन कौन सा स्टेट है जो इनके पास आ रहा है, कितने आपकी सीटें आएंगी वो आपको पता नहीं है, कितने आप उनको सीटों का वितरण करेंगे। लेकिन विश्लेषकों का और कांग्रेस का एक कहना है कि यह हमारा अभियान अब शुरू हुआ है, लेकिन राहुल गांधी जैसे कहा कि हम किसी से मुक्त नहीं करेंगे देश को, जो सियासी संस्थाएं हैं वो चलती रहेंगी, हम हमारे एजेंडे पे आगे बढ़ेंगे। ये कितनी अच्छी बात कही, इसकी प्रशंसा तो कर दो। देखो कि कांग्रेस पार्टी है, कांग्रेस पार्टी के लिए कोई शब्द कहा गया है कि तो वो इसलिए कहा गया है कि वो पार्टी किस प्रकार से आपने 70 वर्ष में राज किया, लेकिन आप लोगों बांटने का काम कर रहे हो पहली बार 70 साल में, बांटने का काम किया है। 1947 के दंगे किसने कराए थे सबको पता है, कराए हुए एक व्यक्ति के लिए आप अंग्रेजों के साथ प्रधानमंत्री बना दीजिए। बांटने वाले अंग्रेजों के साथ दंगे कैसे हुए, अंग्रेजों के साथ कहते थे राजीव गांधी अंग्रेजों की गुलामी कर रहे थे, का पेड़ हिलता है, अंग्रेजों की गुलामी कर रहे थे, 4 लोगों का कत्लेआम आप लोगों ने किया। मेरे पास 1 मिनट का वक्त है जो मैं श्याम सुंदर शर्मा साहब से शेयर करना चाहूंगा। श्याम जी, ये तो सब चीजें चलती रहेंगी, लेकिन अब ये मान सकते हैं कि 2019 का सिलसिला, उसकी कवायद, उसकी तैयारियां दोनों तरफ से ये एक अवसर बुनाने की एक कवायद शुरू हो चुकी है, ये कहा जा सकता है। देखिए योगेंद्र जी, आज कोशिश तो की जैसे शुरुआत में एक गाड़ी में बैठ करके आना, गाड़ी में बैठ करके जाना,
लेकिन आज मंच पे जिस जोश खरोश के साथ यहाँ प्रदर्शित करना चाहिए था बैठे नेता और हाथ ऊंचे करके जिस प्रकार से पहले सब जगह किया, मध्य प्रदेश में क्या था, राजस्थान में वो नहीं करना भूल गए। नहीं भूले नहीं, वो कुछ उसमें क्या, और राहुल गांधी जी उनको वसुंधरा जी की तरफ चले गए, अब वो विश करने, और फिर ना कई चीजें हैं कि जहां पर आपके संगठन के महामंत्री मुख्यमंत्री बन रहे हो, जिन्होंने राजस्थान में नहीं पूरी जगह पहल करने वाले अशोक गहलोत हैं, आपको पता हो तो अंदर से जो है, अब अगर पहल करने वाले व्यक्ति के यहाँ पर अगर नहीं आती है मायावती, नहीं आते हैं आपके अजीत सिंह, नहीं आते हैं बड़े लोग, तो इसका मतलब क्या जाता है, अभी तक इच्छा पूर्ति के अनुरूप मन नहीं मिले, अंदर से मन मिलाने की कोशिश हो रही है। चलिए इंतजार होगा कि आखिर मन कब मिल पाते हैं, अगर मन मिलते हैं तो ही गठबंधन बन पाता है, और गठबंधन का असर कितना रहेगा ये देखने वाली बात होगी। आज उसके बारे में कुछ भी कहना बहुत जल्दबाजी होगा, क्या परिस्थितियां रहेंगी, क्या परेशानियां हो सकती हैं, कौन किसके साथ आएगा, थोड़ा वक्त का इंतजार करेंगे हम। लेकिन इतना कहना लाजमी होगा यहाँ पे कि शपथ ग्रहण समारोह में एक विपक्ष एकता की तस्वीर पेश करने की एक कवायद और एक कोशिश की गई कांग्रेस की ओर से, जहां 12 दलों को बुलाने में सफल हुई ये पार्टी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, क्योंकि जैसे श्याम जी ने कहा है कि एक कवायद अशोक गहलोत की तरफ से की गई थी, चाहे वो जनता दल एस के साथ जुड़ने की बात हो, या स्टालिन या चंद्रबाबू नायडू, वो जो चीजें हैं 2019 के परिप्रेक्ष्य में देख करके चला जा रहा है। अब वो देखना होगा कि आगे कितना इसका असर रह पाता है, ये देखने वाली बात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, और खास खबर में बस से आज इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।